हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका कंक्लूडिंग पार्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है जी। इससे पिछली दो वीडियोस में मैं इसका बाकी टॉपिक करा चुका हूं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस वीडियो में मैनेज्ड फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है। मतलब even when exchange rate is determined by forces of supply and demand at times RBI intervenes to manage exchange rate so that it does not slip out of the desired limit। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज के रेट को डिटर्मिन करने का, फिर भी आरबीआई सेंट्रल बैंक जो इस कंट्री का है, इंडिया का है, वो इंटरवीन करता है, मैनेज करता है एक्सचेंज रेट को, ताकि वो एकदम ही डिजायर्ड लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे ना चला जाए। इट इज़ कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है जी। इट मे बी डिफाइंड एज अंडर, सो मैनेज फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट in which there is an occasional intervention by the central bank to influence the float और manage the float। वो अपने हिसाब से फ्लोट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इट इज़ थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ये इंटरनेशनल मनी मार्केट में सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में, ये इंटरनेशनल मनी मार्केट में ही पॉसिबल है और कहीं भी पॉसिबल नहीं है ये। व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस द सेंट्रल बैंक रिलीजेस द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज की यूएस डॉलर के फॉर्म में इसलिए ली गई है क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है जी। इसी को ही बेस मान के सारी करेंसीज की जो वैल्यू डिफाइन की जाती है, इसलिए इसी एग्जांपल को ही लिया जाता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर would lower the price of US dollar as desired. This would lead to appreciation of the domestic currency. On the other hand, when the exchange rate needs to be raised, the central bank increases the demand. Central bank US डॉलर की डिमांड को बढ़ा देता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है जी। तो उससे फिर क्या होता है? Other things remain constant. Higher demand for US dollar would raise the price of the US dollar। ठीक है जी। This would lead to depreciation of the domestic currency। ऊपर वाला था एप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ब्रीफली, मैनेज्ड फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक so that the exchange rate is managed within the desired limits। So the components of demand for foreign exchange, or why is foreign exchange demanded? Foreign exchange is demanded for various purposes। पहला है बेसिकली इट इज़ टू बी डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में हमें पेमेंट्स करनी होती है। ईच टाइप ऑफ पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। पहला है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। इंटरनेशनल लोन्स आर रेज्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द दीज लोन्स। ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। वी नीड करेंसी, हमें करेंसी चाहिए होती है। ठीक है जी। हमें करेंसी क्यों चाहिए होती है? इन विच इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है उस कंट्री की करेंसी चाहिए होती है। ओके जी। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है। इम्पोर्ट, वी इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज। इसमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स आर मेड इन फॉरेन एक्सचेंज ओनली। क्योंकि जिस कंट्री से आपको इंपोर्ट करना है तो हमें उस करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपने फ्रांस से कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको फ्रांस की करेंसी चाहिए। आपको जर्मन से कुछ इंपोर्ट करना है तो जर्मन की करेंसी चाहिए। ठीक है जी। तो डायरेक्ट फॉर परचेज अब्रॉड,
foreign exchange is needed to make direct purchases from abroad because people in our country visit other countries of the world as tourist, क्योंकि हमारे देश के लोग टूरिस्ट के फॉर्म में भी, रूप में भी वहाँ दूसरी कंट्रीज में जाते हैं. thus they also go to abroad for studies or for medical treatment, और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं. this involves direct purchase abroad. उसके बाद है grants and donations. so grants and donations to the rest of the world also contribute to the demand for foreign exchange. ये इसमें हमने अगर दूसरे कंट्रीज़ को ग्रांट्स या डोनेशन देखनी है तो वो भी उस कंट्री की करेंसी में ही चाहिए, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए. ग्रांट्स एंड डोनेशन ऑफ ए कंट्री आर ऑफन मेड इन द टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. उसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम. डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आल्सो अराइजेज फॉर द पेमेंट ऑफ फैक्टर्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड. ये सारे फैक्टर पेमेंट्स होती है ना. सो विच आर सेंट अब्रॉड. इट इज़ लाइक फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जब हमने पे करनी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं. इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो 7th पॉइंट, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. सो स्पेकुलेटिव का सट्टे बाजारी वाला काम है, सट्टा लगाना. ठीक है, इसमें रेट का बढ़ने या कम होने से कुछ लोग इसको प्रॉफिट भी अर्न करते हैं. सो फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड एंड डिमांडेड बाय द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. ऑफन मोर फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज लो. जब फॉरेन एक्सचेंज का रेट कम हो जाता है तो वो ज़्यादा अपने पास रखते हैं, एंड वाइस वर्सा. सो टुगेदर दीज कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एडेड अप टू एग्रीगेट डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. तो अब हम वो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे कि फॉरेन करेंसी आती कहाँ है, सप्लाई कैसे होती है. सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग सोर्सेज. Each sources constitute a component of supply of the foreign exchange. A country receives foreign exchange through the following sources of supply. पहला क्या है, एक्सपोर्ट. So exports and goods and services is an important source of supply of foreign exchange from the rest of the world. Thus, export of goods and services from India to US would mean supply of foreign exchange to India. एक्सपोर्ट से भी हमें पैसा आता है. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो इस तरीके से भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है. लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू द चैनल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसके बाद डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ the world also contribute to the flow of foreign exchange from the rest of the world to the domestic economy. जैसे हमारे लोग बाहर की कंट्री से कुछ ना सामान खरीदते रहते हैं तो दूसरी कंट्रीज के लोग भी हमारे देश से सामान खरीदते हैं, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. Loans from the rest of the world. It refers to the borrowing from the rest of the world. A loan from UK would mean flow of UK dollar, pound from UK to India. It contributes to the supply of foreign exchange to India. ओके जी. उसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो फ्रॉम रिच टू पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय वे ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशन. ये ग्रांट्स एंड डोनेशन जब हमें हमारी कंट्री को मिलती है, ज़्यादातर ये ग्रांट्स एंड डोनेशन अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को मिलती रहती है इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़ या किसी भी ऐसी आपदा के समय में, क्राइसिस के समय में मिलती हैं. ठीक है जी. या वर्ल्ड बैंक से या IMF से, तो वो भी हमें एक तरह का रसीट ही होता है फॉरेन एक्सचेंज का. इनकम रसीट्स. सो फॉरेन एक्सचेंज आल्सो फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय वे ऑफ द इनकम रसीट्स. दीज रसीट्स रेफर टू रसीट्स ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी. तो अब आगे है remittances by the non-residents. Non-residents are an important source of supply or receipt of foreign exchange from the rest of the world. Such remittances are needed a significant component of supply of foreign exchange in the developing economies like India. Together, these components of supply add up to the aggregate supply of the foreign exchange. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है. इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. इट इज़ ए सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज. बायर्स एंड सेलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज. फंक्शंस क्या हैं.
एक तो इससे ट्रांसफर फंक्शन होता है, इट एम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट countries of the world, or credit function, it implies provision of credit in terms of foreign exchange for the export and import of goods and services across different countries of the world. तो ये दो फंक्शन होते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा क्रेडिट फंक्शन। किसके फंक्शन है ये? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। ओके जी, तो पहला कौन सा था? ट्रांसफर फंक्शन। इसमें क्या होता है? परचेजिंग पावर, इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। और क्रेडिट फंक्शन है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्रेडिट के फॉर्म में एंट्रीज करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट उधार में चलता है जब। ठीक है जी, जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रेडिंग। ओके, उसके बाद है तीसरा हैजिंग फंक्शन। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क एसोसिएटेड विद द वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज। उसको हम क्या बोलते हैं? हैजिंग फंक्शन। मतलब कि कल को कि कोई रेट बढ़ जाए या कम हो जाए तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को नुकसान होगा ना, फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उस रिस्क को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उस वेरिएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहले ही एक रेट डिफाइन कर लेते हैं मार्केट में, उसको हम क्या बोलते हैं? हैजिंग फंक्शन। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड, उसमें एक्सचेंज रेट लॉक कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो दो तरह की होती है, एक स्पॉट मार्केट, एक फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो एक करंट मार्केट है। इज द मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन और करंट ट्रांजेक्शन। इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर that in terms of period of transaction, spot market is a daily nature, it doesn't trade in the future deliveries। ये आज का ही होता है, डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। The rate of exchange which is determined in the spot market is known as the spot rate of exchange। The spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when transactions are made, जब transactions made की जाती हैं। ओके जी, उसके बाद है फॉरवर्ड फंक्शन। सो फॉरवर्ड फंक्शन इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। सच ट्रांजैक्शंस आर साइंड टुडे बट आर टू मटेरियलाइज ऑन सम फ्यूचर डेट, और कुछ फ्यूचर डेट पे ये कंप्लीट होनी होती है। तो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉरवर्ड मार्केट का? इट ओनली कैटर्स टू द फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ये जो फॉरवर्ड फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट एट विच फॉर्म्ड ट्रांजैक्शंस आर टू बी ऑनर्ड। व्हाई आर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्टेड? फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की ही क्यों जाती हैं, जब फ्यूचर में के लिए आज ही क्यों फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की जाती हैं? वो इसलिए टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। देखो कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा तो दोनों में से किसी एक को लॉस होना बियर करना पड़ेगा, जो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस टू मेक स्पेकुलेटिव गेन। तो स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए भी वो करते हैं। तो अब एक छोटा सा डिफरेंस है स्पॉट मार्केट का और फॉरवर्ड मार्केट का, तो इसको भी कर लेते हैं हम। सो स्पॉट मार्केट इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शन एंड फॉरवर्ड मार्केट इट हैंडल्स ट्रांजैक्शन मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, and rate at which is determined in the market is called spot rate of exchange, and rate of exchange determined in the market is called forward rate। ओके जी, और तीसरा स्पॉट मार्केट में इट डजंट अलाउ हैजिंग, एंड तीसरा इट अलाउज हैजिंग, इसमें हैजिंग अलाउ होती है फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और रिवीजन भी यहीं से कर लेना। अब बस एक ही चैप्टर रह गया, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूँगा। ओके जी, डन।